और बेटा आज की क्लास में हम साइक्लोट्रॉन कर रहे हैं। ओके, साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन इट इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को हम लोग एक्सेलरेट करने के लिए यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन को बेटा। ओके, इसमें मोस्टली हम लोग लाइट चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह को नहीं यूज कर सकते। उसका रीजन क्या होता है इसके एंड में पता चल जाएगा आपको। बेसिकली प्रोटॉन वगैरह को यूज किया जाता है यहाँ पे। ओके, एक्सेलरेट करने के लिए। इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स मींस कि जब भी आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स दैट इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। अब ये साइक्लोट्रॉन देखने में होता कैसा है तो वो मैं यहाँ पे डायग्राम से दिखा रहा हूँ। देखो बेटा, ये आपका साइक्लोट्रॉन होता है। इस साइक्लोट्रॉन में आप देखोगे बेटा, ये जो पहली पिक्चर है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट पिक्चर है यहाँ पे, इस पिक्चर में मैंने आपको दोनों पिक्चर साइक्लोट्रॉन के अलग अलग व्यू दिखा हुआ है। ये जो बीच में डी है, इस डी को यहां से मैंने टॉप व्यू से दिखा हुआ है। ओके, ये फ्रंट व्यू है एक तरह से। यहाँ पे क्या है देखिए बेटा, ये जो है ये दो मैग्नेट्स हैं M1 एंड M2। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं और मैग्नेट सिंपल बोल सकते हो। एक आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का। ये आपका नीचे क्या है बेटा? साउथ पोल है। तो इसका मतलब क्या है, इस साइक्लोट्रॉन में यहाँ पे क्या है बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप की गई है। ओके, नॉर्थ से साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप की गई है इस रीजन में। ओके, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने दो डीज रखी हुई है। ये दो क्या है बेटा? दो डीज है। ओके, जैसे इसका इधर से देखोगे, दिस इज योर D1 और इधर वाली लेट से दिस इज योर D2। ओके, तो दो डीज है जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। इन दोनों डीज को हमने बेटा एक एसी फ्रिक्वेंसी है ये, इससे कनेक्ट किया हुआ है बेटा। ओके, ऑसिलेटर भी बोल सकते हो आप लोग, एसी ऑसिलेटर भी बोल सकते हो। इस एसी ऑसिलेटर का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। पोलैरिटी क्या होती है बेटा? जो डिसाइड करती है चार्ज को। ओके, मैंने आपको करंट वाले पार्ट में भी बताया था पोलैरिटी का मतलब। तो जैसे एसी में क्या होता है कि आपकी पोलैरिटी रिवर्स होती रहती है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे भी वही चीज सिनेरी होगा बेटा। एक डी को आपने इस तरफ कनेक्ट किया हुआ है, ए एंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, दूसरे को बी एंड के साथ। तो अगर किसी इंस्टेंट के ऊपर अभी ये D1 जो है आपका, D1 पॉजिटिव है, D2 नेगेटिव है, थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा? D1 नेगेटिव हो जाएगा, D2 पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से इनकी पोलैरिटीज क्या है? रिवर्स होती जाएंगी। ये पोलैरिटीज क्यों रिवर्स कर रहे हैं हम लोग, ये सब कुछ वर्किंग में पता चल जाएगा बेटा। ओके, सो दिस इज अ बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन में क्या है बेटा? साइक्लोट्रॉन में क्या है बेटा? साइक्लोट्रॉन में अगर यहां पे मैं कंस्ट्रक्शन मेंशन करूं कि इसे कैसे बनाया कैसे गया है, सो साइक्लोट्रॉन में क्या होता है बेटा? बेसिकली साइक्लोट्रॉन में इट कंसिस्ट ऑफ टू मैग्नेट्स, टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, that is north and south pole, that is north and south pole। okay ta, which create यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि बेटा यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस। ओके टा, इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में टू हॉलो कंडक्टिंग डीज आर प्लेस्ड as shown in figure 1, ठीक है ना? जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि आपका जो साइक्लोट्रॉन है, उस साइक्लोट्रॉन में क्या है बेटा? ये दो मैग्नेट्स के पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ। इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड बी सेटअप कर दिया इस रीजन में, और उस रीजन में दो डीज प्लेस कर दी है, D1 एंड D2 बेटा। ओके, ये डीज जो होती है बेटा, ये हॉलो होती हैं, कंडक्टिंग होती है। ये अंदर से बिल्कुल हॉलो होती है। ओके, कंडक्टिंग होती है। नेक्स्ट, ये डीज को मैंने किससे कनेक्ट किया गया बेटा? ऑसिलेटर से कनेक्ट किया गया। ओके, फर्दर these are connected to high frequency
oscillator that reverses the polarity of both D's after fixed interval of time. ओके बेटा, तो एक इंटरवल के बाद आपकी पोलैरिटी क्या होती जाएगी बेटा, चेंज होती जाएगी. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर विद यू ऑल. अगर इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो बेटा. बेटा साइक्लोट्रॉन का वर्क कैसे करता है वो देख लेते हैं. देखो इस रीजन में क्या है, ये जो रीजन है इस रीजन में आपने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखी है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीज. इन डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर आपने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखी है बेटा. ओके, अब क्या होगा, जैसे ही बेटा आप एक सोर्स को, ये सेंटर है ठीक है बेटा, यहां पे सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल और यू कैन से प्रोटॉन को रख देते हैं यहां पे. ओके बेटा, तो क्या होगा, इनिशियली जब आपका चार्ज पार्टिकल का सोर्स यहां पे रखा जाएगा तो उसके पास वेलोसिटी जीरो होगी. अगर उसके पास वेलोसिटी जीरो है बेटा, उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट होगा. अगर उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट होगा तो वो वहीं पे ही रहना चाहिए, सर्कल वगैरह में नहीं चलना चाहिए. अब आप नेक्स्ट काम क्या करते हो, आप अपनी हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर को स्टार्ट करते हो बेटा. जैसे ही आपने हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर को स्टार्ट किया तो क्या होगा, ये एक डी को पॉजिटिव कर देगा, एक को नेगेटिव कर देगा. ओके, लेट्स से इनिशियली क्या हुआ है, ये वाली डी आपकी पॉजिटिव हो गई है, ये वाली डी आपकी नेगेटिव हो गई है. ये आपकी D2 है, ये आपकी D1 है. ओके टा, तो इनिशियली क्या हुआ है, इनिशियली a charge particle is placed between the two D's. ओके टा, दोनों D's के बीच में प्लेस कर दिया. एज इट इज एट रेस्ट, जब ये रेस्ट पे होता है बेटा तो क्या होता है, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगती है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी होता है बेटा मैग्नेटिक फोर्स. ओके, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू होता है क्यू वी. अगर वेलोसिटी जीरो है बेटा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. इसी कारण एज इट इज एट रेस्ट देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज इज जीरो. तो चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, आपका जीरो हो जाएगा. नाउ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, high frequency oscillator is switched on ओके बेटा, तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को स्विच्ड ऑन कर दिया है बेटा, विच मेक्स द D1 लेट्स सी नेगेटिवली चार्ज while D2 पॉजिटिवली चार्ज. इससे क्या होगा बेटा, इससे आपकी डीज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी. अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो डीज के बीच में यहां पे बिटवीन जो ये गैप है बेटा, इस गैप में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी बेटा. इस गैप में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इस तरह से. ओके, दिस विल set up an electric field between the plates. ओके, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी बेटा. ओके, फ्रॉम D2 टू D1, D2 से D1 की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी बेटा. ड्यू टू दिस, इसके कारण क्या होगा बेटा, आपका चार्ज पार्टिकल यहां से एक्सलरेट होके बेटा मूव करना स्टार्ट कर देगा. ओके, ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल accelerates from rest, okay ta, and moves toward D1.
बेटा D1 की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से नहीं समझ आ रहा, इतना सोच लीजिए, अगर ये D नेगेटिव है तो ये इसे ट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ एक बार। ओके, मूव्स टुवर्ड D1। ओके बेटा, तो जैसे ही वो चलने लगा और D1 में एंटर कर गया बेटा, तो मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करना स्टार्ट कर देगी कि नहीं कर देगी बेटा। ओके, सो एज सून एज charge start moving, it will experiences magnetic force। ओके, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। एंड जो ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इन डी के परपेंडिकुलर इसीलिए रखी गई थी सो दैट यहां पे वेलोसिटी वेक्टर जो है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और हमें मालूम है जब वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहता है तो चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर देता है। इट विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स चार्ज विल स्टार्ट रोटेटिंग इन अ सर्कल। ओके बेटा, तो सर्कल में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा बेटा। अभी क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही नेक्स्ट पिक्चर में देखिए बेटा क्या होगा, जैसे ही वो आपकी D1 से बाहर आएगा तो क्या होगा। अभी ये आपने D1 रखा हुआ था बेटा। ओके, इसे आप D1 बोल रहे थे, ये आपकी D2 थी। ओके बेटा, जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहां से घूम के यहां पहुंचा है बेटा, देखिए उसने आधा चक्कर जैसे ही कंप्लीट किया, हाफ रेवोल्यूशन अपना कंप्लीट कर लिया था, यहां से घूम के वो यहां पहुंच गया। ओके, तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा बेटा, जैसे ही वो नाउ चार्ज पार्टिकल कम्स आउट ऑफ D1 से बाहर आया बेटा। एट सेम टाइम, ऐसे स्टार्ट कर लो, व्हेन चार्ज पार्टिकल कम्स आउट ऑफ D1 एट दैट टाइम ऑसिलेटर चेंजेस द पोलैरिटी ऑफ डीज। दोनों डीज की उसने पोलैरिटी चेंज कर दी बेटा। अभी ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो अभी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया बेटा। ओके, नाउ D1 एंड D2 आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज रिस्पेक्टिवली। ओके, तो अभी क्या है, D1 एंड D2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे आपकी। तो जिस वजह से अभी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, D1 से D2 हो जाएगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से सेटअप हो जाएगी। नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम D1 टू D2। D1 से D2 की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी बेटा। देखो, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपके चार्ज पार्टिकल को सिर्फ रोटेट करेगी बेटा, एक्सेलरेट नहीं करेगी। ओके, और इनसाइड दिस डीज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। जैसे ही वो इस स्पेस में आएगा, बीच वाले गैप में आएगा ना, ये जो गैप है बीच में बेटा, इन डीज के बीच का जो ये गैप है, इस गैप में जैसे ही आपका चार्ज पार्टिकल आएगा वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका कारण है कि इस गैप में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी बेटा। ओके, D1 टू D2, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम D1 टू D2। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड charge particle will accelerate and enters D2 with higher velocity।
तो बेटा जैसी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, अब आप पढ़ चुकी हो रेडियस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। तो यहां पे अगर वो v1 वेलोसिटी से गया था, यहां पे उसकी वेलोसिटी v2 होगी, v2 जो है वो ग्रेटर देन v1 हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेट हुआ है, यहां से यहां तक वो एक्सेलरेट हुआ है बेटा। ओके, तो जैसे ही वो एक्सेलरेट हुआ है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है तो उसका रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा। नाउ in d2 charge particle will again follow circular path but with a greater radius, with greater radius। ओके टा, बट इस वक्त क्या हो जाएगा था, उसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। तो इन दिस वे जब भी वो गैप में बेटा इस, फिर वो क्या होगा बेटा, घूम के यहां पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, वापस से वो यहां से आएगा, यहां पहुंच जाएगा, रेडियस बढ़ गया, यहां पहुंच गया, यहां से फिर एक्सेलरेट हुआ यहां। तो इस तरह से उसका हर वक्त जब भी वो गैप में आएगा बेटा उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा और उसका रेडियस बढ़ता जाएगा बेटा। ओके, इन दिस वे आफ्टर half revolution, each half revolution its velocity increases due to electric field, which further increases the radius of circular path। Okay, tar? So finally, following a spiral path, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि चार्ज पार्टिकल आपका स्पाइरल पाथ कब फॉलो करेगा, जब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बेटा। और मैंने उस दिन बताया था कि वेलोसिटी कैसे बढ़ाएंगे वो आगे पता चलेगा, तो वो आज बता रहा हूं कि यहाँ पे हमने एक ऐसा सेटअप रखा हुआ है जो उसकी वेलोसिटी को भी टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वेलोसिटी को नहीं चेंज कर सकती बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की गई है इस तरह से कि वो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता जाए। सो फाइनली फॉलोइंग स्पाइरल पाथ, ये स्पाइरल पाथ फॉलो करता हुआ इस विंडो से ये विद हाई वेलोसिटी बाहर आ जाएगा बेटा। ओके, सो फाइनली फॉलोइंग स्पाइरल पाथ चार्ज पार्टिकल leaves d2 with high velocity। ओके बेटा, तो इस तरह से चार्ज पार्टिकल आपका हाई वेलोसिटी के साथ यहां से बाहर आ जाएगा बेटा। सो क्या हुआ, एक चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट पे था उसको हमने धीरे धीरे एक्सेलरेट करवा दिया है बेटा यहाँ पे। अभी इसमें स्पाइरल पाथ में बेनिफिट ये हो कि ये बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, बहुत कम स्पेस में आप इसे एक्सेलरेट कर पा रहे हो। अब अगर आप बोलोगे सर एक्सेलरेट करने का और क्या मेथड है, अगर मैं दो पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे हाई पोटेंशियल क्रिएट कर दूं, यहाँ पे लो पोटेंशियल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं एक प्रोटॉन रख दूं तो ये प्रोटॉन इस तरफ मूव करने लग जाएगा, उसकी वेलोसिटी जरूर बढ़ जाएगी बेटा, लेकिन ये लीनियर पाथ जो है बेटा ये बहुत बड़ा करना पड़ेगा। इस लेंथ को आपको क्या है बेटा, लार्ज, काफी लार्ज बनाना पड़ेगा, जिस वजह से आपका अपरेटस क्या है, काफी बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे बेटा ये काफी ज्यादा स्पेस कम ऑक्यूपाई कर रहा है और ये साथ ही साथ एक्सेलरेट भी हो रहा है। ओके बेटा, तो इस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को यूज करके हमने चार्ज पार्टिकल को बहुत कम स्पेस में हाई वेलोसिटी दे दी है बेटा। और इस हाई वेलोसिटी प्रोटॉन बीम को आप आगे फर्दर यूज कर सकते हो फॉर एनी रिएक्शन जो भी आपकी यूज होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको हाई मूविंग प्रोटॉन चाहिए, जहां पे भी आपको हाई मूविंग प्रोटॉन्स वगैरह चाहिए वहां पे आप आगे इन्हें यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हमने साइक्लोट्रॉन से चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर लिया है बेटा। सो वर्किंग समझ आ गई है बेटा सबको। तो बेटा जब भी आपको साइक्लोट्रॉन आए ये तो आपने लिखना ही है, इसके साथ आपने दो चार चीजें और। अगर आपसे कोई पूछे रेडियस, सो बेटा अभी जब साइक्लोट्रॉन आएगा तो आपने ऐसे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी जरूर लिख के आना है। ओके, कि सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा। देखिए हमें पता है ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू QVB एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स mv² by r। आप यहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हो और साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 हो जाएगी बेटा,
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी में एंगल हमेशा क्या रहेगा बेटा 90। V एंड B हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे बेटा। हमने मैग्नेटिक फील्ड को क्या है बेटा, साइक्लोट्रॉन की जो डीज है उनके परपेंडिकुलर रखा हुआ, उसके प्लेन की। ओके, यहां से ये V कैंसिल आउट होके R की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, mv/qb। तो यहां से आप देख सकते हो जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे R बढ़ेगा। ओके, इंक्रीज होता जाएगा रेडियस आपका। और टाइम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की बात करें अगर, ओके, एक चीज ये निकाल के आनी है आपने, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है बेटा, यहां पे देखो आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो डीज के अंदर मूव कर रहा है। दो डीज थी आपकी कुछ इस तरह से। ओके, कुछ बीच में गैप था, मैं थोड़ा सा, ये आपकी दो डीज थी साइक्लोट्रॉन की बेटा की। इन डीज के अंदर आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, यहां से कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैंने यहां पे हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी रखनी है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी रखनी है? उसकी फ्रिक्वेंसी इस साइक्लोट्रॉन के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करनी चाहिए। अब हमें सबको मालूम ही है बेटा कि साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है कि टाइम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय दिस चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय दिस चार्ज पार्टिकल इन 1 सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं बेटा। टाइम पीरियड क्या होगा, साइक्लोट्रॉन के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उसका टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, दैट इज 2 पाई r/v होता है कि नहीं होता बेटा। ओके, सो यहां पे r/v की वैल्यू डालोगे और जहां r की वैल्यू ये डालोगे तो दिस विल बिकम 2 पाई m/qb। So this is your time period. So cyclotron frequency mu क्या हो जाएगा बेटा 1/t which will be equals to qb/2 pi m। ओके टा, सो ये साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी है। तो साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी इस ऑसिलेटर के साथ मैच करनी चाहिए बेटा, तभी ये दोनों तभी ये साइक्लोट्रॉन जो है बेटा प्रॉपर्ली वर्क कर पाएगा। अदरवाइज ये क्या है, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसे ही ये यहां से घूम के यहां पहुंचा है पोलैरिटी रिवर्स हो जानी चाहिए, फिर यहां से घूम के यहां पहुंचा है तो पोलैरिटी रिवर्स हो जानी चाहिए, यहां से घूम के यहां पहुंचा है पोलैरिटी फिर से। तो ये पोलैरिटीज दोनों प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज होनी चाहिए बेटा, एक दूसरे के साथ मैच करनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं कर रही तो इट मींस कि आपका ये साइक्लोट्रॉन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा बेटा। ओके, अभी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी देखिए बेटा किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, क्यों, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट रहता है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, m मास ऑफ चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता है बेटा। तो देखिए बेटा यहां पे मैं आपको डिसएडवांटेज बता रहा हूं, इसका एक डिसएडवांटेज ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो बेटा देखिए साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या है कि साइक्लोट्रॉन विल वर्क only if cyclotron frequency matches with oscillator frequency। तो अगर साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर रही है बेटा देन इट विल वर्क प्रॉपर्ली। ओके बेटा देखिए अब ऑसिलेटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो तो कांस्टेंट है बेटा। ओके, अब प्रॉब्लम क्या हुई, नाउ साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ चार्ज। अब बेटा चार्ज के मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो चार्ज होता है दैट इज इनवेरिएंट, मतलब क्या है, चार्ज आपका बेटा वेलोसिटी के साथ वेरी नहीं करता, बट वेव एज जो मास है बेटा वो वेरी करता है, डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ चार्ज। एज मास वेरीज विद वेलोसिटी, जो मास है बेटा वो वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। क्योंकि नॉर्मली क्लासिकल मैकेनिक्स में वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती इसलिए हम लोग वेरिएबल मास नहीं कंसिडर करते, बट चार्जेस वगैरह का मास काफी स्मॉल होता है बेटा,
जैसे फोटोन वगैरह की भी बात की जाए, इनके अंडर मास जो है वो वेरी करता है, मास वेरीज विद वेलोसिटी एज गिवन बाय m इज इक्वल्स टू m नॉट। ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा बेटा, रिलेटिविटी थ्योरी है आइंस्टाइन की, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपका जो मास है वो वेरी कर रहा है बेटा। सो जैसे जैसे, इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी आपका मास वेरी करेगा, मास वेरी करेगा तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर के साथ मैच नहीं कर पाएगी। ओके, तो जिस वजह से आपका साइक्लोट्रॉन वर्क नहीं करेगा। ओके, सो क्या हो जाएगा बेटा यहां पे, ड्यू टू चेंज इन मास साइक्लोट्रॉन frequency also changes with increase in velocity। ओके डन। तो वेलोसिटी इंक्रीज होने से आपका मास चेंज हो रहा है, जिस वजह से साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है बेटा। ओके, हेंस साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी will mismatch with fixed or constant oscillator frequency। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी बेटा कांस्टेंट रहती है, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो सकती है। ओके, ड्यू टू विच चार्ज पार्टिकल will not get accelerated properly। ओके, जिस वजह से आपका चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। तो अब फिर क्या करें साइक्लोट्रॉन, फिर इसका मतलब तो ये है कि साइक्लोट्रॉन अगर वर्क ही नहीं करेगा तो इसका बेनिफिट ही नहीं, इसको बनाया क्यों गया है। तो इसी वजह से बेटा, इसी वजह से हमें ऐसे चार्ज पार्टिकल चूज करने होंगे जिनका मास क्या होगा बेटा, ड्यू टू दिस रीजन वी कैनॉट एक्सेलरेट लाइटर चार्ज पार्टिकल like electron with cyclotron। ओके टा, अब क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला तभी वैलिड रहता है अगर v की वैल्यू कंपेरेबल टू c हो। ओके टा, और जितना हमें अभी तक पता है बेटा, इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इन सब में से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे कैन अटेन अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो यही पार्टिकल्स हैं जो इतनी ज्यादा वेलोसिटी गेन कर सकते हैं क्योंकि इनका मास काफी स्मॉल होता है, 9.1 × 10⁻³ kg। अगर प्रोटॉन वगैरह की बात करें, अल्फा पार्टिकल्स वगैरह की बात करें, तो उसमें क्या होता है, उनका मास काफी ज्यादा होता है बेटा, जिस वजह से उनके ऊपर ये रिलेशन इतना वैलिड नहीं रहेगा बेटा। ओके, दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली व्हेन v इज कंपेरेबल टू c। अगर वेलोसिटी की वैल्यू काफी ज्यादा कम है, जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्यों नहीं इस फॉर्मूला को यूज किया गया कहीं पे भी +1 में, 11th क्लास में, बिकॉज वहां पे हमारी जो वेलोसिटीज वगैरह रहती है बेटा, दैट इज वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू c। मतलब 3 × 10⁸ के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल होती है। और प्रोटॉन वगैरह भी जो होते हैं बेटा, वो इतनी वेलोसिटी नहीं गेन कर सकते, तो वहां पे ये फॉर्मूला नहीं वर्क करता। then that's the reason why we can use cyclotron to accelerate proton alpha particles instead of electron। इलेक्ट्रॉन का मास काफी स्मॉल होता है, तो ये बहुत इजीली आपकी वेलोसिटी जो है ये c के कंपैरिजन में अटेन कर सकते हैं, जिस वजह से आपकी प्रॉब्लम आएगी। Okay, so it's clear now। So बेटा this is all for today, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा। ओके।